नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कोकिला की कोयले कदम पन पे बैठे फेरी धोए धोए पात हिले हिले सर से लगे। कोकिला की कोयले कदम पन पे बैठे फेरी धोए धोए पात हिले हिले सर से लगे। बोले लागे दादू रे मयूर लागे नाच फेरी। बोले लागे दादू रे मयूर लागे नाच फेरी। देखी के संजोगी जन ही ये हर से लगे। देखी के संजोगी जन ही ये हर से लगे। फेरी झूमे झूमे बरसा की ऋतु आई फेरी। फेरे झूमे झूमे बरसा की ऋतु आई फेरी। पादर निगोरे झुके झुके बरसे लगे। पादर निगोरे झुके झुके बरसे लगे। हरी भई भूमि सिरी पवन चलने लगी। हरी भई भूमि सिरी पवन चलने लगी। लकी हरि चंद फेरी प्राण तर से लगे। लकी हरि चंद फेरी प्राण तर से लगे। नमस्कार दोस्तों, इसमें मैं अभी जो आपको कविता सुनाया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है। ये प्रेम माधुरी से लिया गया है। वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और इसमें वर्षा ऋतु तो है नहीं। वर्षा ऋतु के आगमन के लिए लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, है ना। अग्नि वर्षा जरूर हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें मैं विकारी शब्द पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो क्रिया है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण मैंने पढ़ा दिया और क्रिया है, तो क्रिया की शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग क्रिया में आप जानते हैं क्रिया क्या होती है। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और जिन शब्दों में किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से कोई कार्य कराया जाता है, करना या होना पाया जाए, वो क्रिया होता है। रोना, हंसना, गाना, पीना, लड़ना, बोलना, ये सारे चलना, ये सारे आपके क्रिया होते हैं। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है आप जानते रहें। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहते हैं। जैसे चल, चल धन ना बराबर होता है चलना। पढ़, धन ना बराबर होता है पढ़ना। हंस, धन ना बराबर होता है हंसना। तो ये आपका हो जाएगा धातु, और ये हो जाएगा प्रत्यय, और ये हो जाएगा आपका धातुना। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। चल आपका धातु है, ना प्रत्यय लगाएंगे तो आपका चलना हो जाएगा, है ना। तो इसको कृदंत क्रिया भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कृदंत क्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें प्रत्यय लगा हो। पढ़ के साथ ना आएगा पढ़ना, हंस के साथ ना आएगा हंसना। तो आप जानते रहे क्रिया की जो परिभाषा होती है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलते हैं, जैसे उदाहरण है, मैं खाना खा रहा हूं। यहाँ इसमें धातु कौन है? खाना। खाना है आपका खा रहना। ये खाना आपका क्या हो जाएगा? ये आपका धातु है खा। नदी में पानी बह रहा है, इसमें धातु क्या होगा? बह। बह आपका क्या हो जाएगा? धातु। माली फूल तोड़ता है, तोड़ना क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्रिया। चू चू कर, चिड़िया चू चू करती है, तो करना आपका क्या हो जाएगा? चू चू करना आपका क्या हो जाएगा?
क्रिया। तो ये आप जानते हैं, और मैं आपका हो जाए कर्ता, नदी आपका कर्ता हो जाएगा, माली आपका कर्ता हो जाएगा, चूहिया आपका कर्ता हो जाएगा। तो आप जानते हैं किसमें आपको क्रिया कौन सा है? खाना खाना, बहना, तोड़ना और करना, ये आपका क्रिया है। करती है आपका क्रिया है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। जब आप लोग क्रिया की परिभाषा जान गए कि जिन शब्दों को काम करने से अथवा होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको आगे चलते हैं फिर। धातु क्या होता है? आप जानते हैं धातु को अंग्रेजी में रूट कहते हैं। क्रिया का मूल रूप आपका क्या होता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है या अन्य क्रिया के शब्द बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातुना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? धातुना, या कृदंत क्रिया भी इसको कह सकते हैं। कृदंत क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे लिखा, लिखता, लिखूंगा, लिखा, लिखना, लिखो, लिखिए, लिखेगा, ये सब का है लिख धातु से बना है। किसके धातु से बना है? लिख धातु से बना है। लिख धातु से आपका हो जाएगा लिखता, लिख धातु से लिखूंगा, लिख धातु से लिखा, लिख धातु से लिखना, और लिख धातु से लिखो, लिख धातु ये, और लिख धातु से क्या होगा? लिखेगा। तो लिख धातु से बना। इसी तरह हंस धातु से होगा, इसी तरह पढ़ धातु से होगा। कभी आप इसके पहले हम बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो आप लोग जानते रहिए क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु है। तो मूल रूप क्या है? लिख है ना। और इसकी जो आपको ये बने हुए कृदंत क्रिया है, या धातुना भी कहते हैं इसको। आगे चलते हैं। धातु के भेद। धातु के भेद कितने होते हैं आप जानते रहे। पहले नंबर पर आता है सामान्य धातु। मूल रूप से जो ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है, उसे सामान्य धातु कहते हैं। इसमें जो प्रत्यय लगाया जाता है वो सामान्य धातु है। पढ़ से क्या हो जाएगा? पढ़ना। लिख से लिखना, जा से जाना, सो से सोना। तो पढ़ आपका क्या हो जाएगा? धातु। पढ़ना आपका हो जाएगा धातुना। लिख आपका हो जाएगा धातु। लिखना आपका क्या हो जाएगा? धातुना। इसी तरह जा आपका क्या हो जाएगा? धातु। जाना आपका क्या हो जाएगा? धातुना। इसी तरह सोना भी होगा। अब आइए दूसरा पॉइंट है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु का अर्थ है, आप जानते रहे सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? दे के साथ ना प्रत्यय लगाएंगे, देना हो जाएगा। उसके बाद आना लगाएंगे, दिलवाना हो जाएगा। दिलाना, दिलवाना, वाना लगा देंगे, दिलवाना हो जाएगा। तो देना तो आपका सामान्य धातु है, लेकिन व्युत्पन्न धातु होता है दिलाना या दिलवाना। इसी के साथ चल है। चल के साथ आपका चलना आपका सामान्य धातु है, और चलाना या चलवाना ये व्युत्पन्न धातु, यानी इससे बनाया गया। सामान्य धातु से ही बना है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु से ही व्युत्पन्न धातु बना है। इसी तरह सो से सोना, सुलाना, सुलवाना। ये ज्यादातर प्रयोग इसमें आपका वाना शब्द आता है। प्रेरणार्थक क्रिया में ज्यादा इसका प्रयोग हो जाता है। रो से रोना, रुलाना, रुलवाना। तो आप जानते रहें रोना सामान्य धातु है, रुलाना और रुलवाना ये व्युत्पन्न धातु है। चले फिर आगे चले। चलते हैं आगे। इसके बाद नाम धातु। नाम धातु क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। किससे बनता है? संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के शब्दों में क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय लगाया जाता है,
उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा शब्दों से जैसे हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, सज्जा से सजाना, ये संज्ञा है। बात से बतियाना, फिल्म से फिल्माना, लात से लतियाना, तो हाथ आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा। सज्जा आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा। बात आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा। फिल्म आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा। और सजाना क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया है। सजाना नाम धातु है। हथियाना, जैसे उसकी जमीन हथिया ली, तो क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। और नाम धातु क्रिया हमेशा किससे बनता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है। इसमें प्रत्यय लगा दिया जाता है। बात आना आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। फिल्म से फिल्माना आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। सर्वनाम शब्दों से अपना हो जाएगा, अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। अपना आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम है। अपनाना आपका हो जाएगा नाम धातु हो जाएगा। मैं से, मैं आपका मैं और हम सर्वनाम है, और मिमियाना हो जाएगा नाम धातु क्रिया। इसी तरह आपका आता है पराया। पराया से हो जाएगा परायापन। पराया आपका सर्वनाम है, और परायापन हो जाएगा नाम धातु क्रिया। विशेषण शब्दों से चिकना से चिकनाना हो जाएगा, गरम से गरमाना, लगड़ा से लगड़ाना, दोहरा से दोहराना। तो चिकना आपका हो जाएगा विशेषण। चिकना आपका हो जाएगा विशेषण, और चिकनाना आपका हो जाएगा नाम धातु। गरम आपका हो जाएगा विशेषण, पानी बहुत गर्म है, तो पानी की विशेषता बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। तो गरमाना हो जाएगा नाम धातु। लगड़ा हो जाएगा विशेषण, और लगड़ाना हो जाएगा नाम धातु। दोहरा हो जाएगा विशेषण, और दोहराना आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। आप जानते रहें कि यहाँ पर नाम धातु क्रिया किससे बनता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है। चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, लगड़ा से लगड़ाना, दोहरा से दोहराना। तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, होता है मिश्र धातु। मिश्र माने होता ही है मिलना। जहाँ पर संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लगना, लेना, होना, आना आदि जोड़कर बनाई जाती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जहाँ पर संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, शब्दों के बाद करना, लगना, लेना, होना, आना आदि बनाया जाता है, उसे मिश्र घात कहते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा से क्या बनेगा, सर्म, सर्म के साथ आना लगेगा तो शर्माना। शर्माना क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। शर्माना मिश्र धातु है। विशेषण से बनेगा बुरा। बुरा विशेषण है, होना लगा देंगे क्रिया, तो बुरा होना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। इसी तरह क्रिया विशेषण से ऊपर से आना शब्द लगा दिए, ऊपर आना, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र धातु। तो सर्व से सर्वाना, विशेषण से बुरा होना, क्रिया विशेषण से ऊपर आना, ये आपका मिश्र धातु होगा। देख लीजिए, जहां पर मिश्र धातु किसे कहते हैं,
जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के साथ आना, आना, लगना, लेना, देना, ये सारे आपके शब्द जोड़े जाते हैं, वो मिश्र धातु होते हैं। आगे चलते हैं। क्रिया के भेद। अब आइए, क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी आपके कर्म के आधार पर दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया नंबर 1 और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। आप जानते ही हैं क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद हैं, रचना के आधार पर आपके बताया जाएगा भी 5 भेद माने जाते हैं मुख्य रूप से। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद हैं? 2, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। चलते हैं नंबर 1 पर। अकर्मक क्रिया क्या होती है? आधन कर्म। आ माने होता है नहीं, जिसके साथ अर्थात कर्म ना हो। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। क्या होता है? बिना कर्म, अर्थात वह वहाँ जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर आता है कशिश हंस रही है। कशिश आपका हो जाएगा कर्ता, हंसना हो जाएगा क्रिया। तो कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या हो जाएगा आपका? चिड़िया आपका हो जाएगा कर्ता और उड़ना हो जाएगा क्रिया। ये कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया। सूरज उग रहा है। सूरज आपका हो जाएगा कर्ता, उगना हो जाएगा क्रिया। ये कौन सी क्रिया? इसमें कर्म नहीं है, सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। कर्ता बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। कशिश जगह अगर राम लिख दीजिए तो राम हंस रहा है, पुल्लिंग हो जाएगा। कशिश स्त्रीलिंग है। कशिश क्या है? स्त्रीलिंग है। तो सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया। कशिश हंस रही है, अकर्मक क्रिया है। कशिश करता है, स्त्री। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया है। सूरज उग रहा है, अकर्मक क्रिया है। सूरज आपका क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे आपका, और आप देख लीजिए, जैसे आपका आता है चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो चिड़िया आपका हो जाएगा कर्ता, उड़ना हो जाएगा क्रिया, और आकाश में हो जाएगा, ये स्वयं की क्रिया हो जाएगी। अपादान कारक हो जाएगा, ये स्वयं स्वयं की क्रिया हो जाएगी। कर्ता स्वयं की क्रिया कर रहा है। जब कर्ता स्वयं की क्रिया करे तो वो अकर्मक होता है। तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। इसी तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये आपका अशुद्ध है।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं शुद्ध है, इसका शुद्ध होगा पत्ते पेड़ से गिरते हैं। इसका शुद्ध होगा पत्ते पेड़ से गिरते हैं। ये भी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? पत्ते पेड़ से गिरते हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। पत्ता हो जाएगा कर्ता, गिरना हो जाएगा क्रिया, अब पेड़ से अलग हो रहा है अपादान कारक, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। यहाँ पर कर्ता पेड़, पत्ता काम कर रहा है, पत्ते पेड़ से गिरता है, पेड़ कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अपादान कारक होगा। पेड़ से अलग हो रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो अकर्मक क्रिया है और शुद्ध वाक्य है। और कौन सा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक में का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के साथ। साधन कर्म, सा माने होता है साथ में या सहित, अर्थात कर्म के साथ। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात वह वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया जाता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात वह वाक्य जो क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। जैसे आपका आता है डाकिया पत्र बांट रहा है, डाकिया क्या हो जाएगा? कर्ता। पत्र क्या हो जाएगा? कर्म। बांट रहा क्या हो जाएगा? क्रिया। तो सीधे क्रिया का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है? कर्म पर। अगर पत्र आप बदल दें, पत्र आपका पुल्लिंग है, पत्र आपका पुल्लिंग है, लेकिन अगर स्त्रीलिंग कर देंगे तभी बांट रही है हो जाएगा। तो सीधे क्रिया का प्रभाव तो आपका कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। माँ चादर बिछा रही है, तो चादर आपका स्त्रीलिंग है, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। माँ चादर बिछा रही है। सकर्मक क्रिया। माँ आपका हो जाएगा कर्ता, चादर हो जाएगा आपका कर्म। माँ क्या बिछा रही है? चादर। बिछाना हो जाएगा आपका क्रिया। तो जिसमें कर्ता कर्म क्रिया हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं फिर। सकर्मक क्रिया के भेद आप जानते रहे। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का उल्लेख किया गया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का उल्लेख किया गया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपका एक कर्म होगा मोहन आम खाता है, तो मोहन आपका कर्ता हो गया, खाना आपका क्रिया हो गया। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। कर्म हो गया, तो एक कर्म है, इसका आपका हो जाएगा एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापक हो जाएगा कर्ता, पढ़ाना आपका हो जाएगा क्रिया।
बच्चों को, किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को। तो कर्म हो जाएगा, तो एक कर्म है आपका, क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। तो एक कर्म है तो एक कर्मक, द्विकर्म है द्विकर्मक। चलिए आगे चलते हैं। जिसमें एक कर्म जुड़ा हो उसे एक कर्म कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें दो कर्म जुड़ा हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये द्विकर्मक क्रिया है आपका, इसमें दो कर्म है। जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपका आता है, माँ बच्चे को सेब खिला रही है, तो माँ आपका हो जाएगा कर्ता, खिलाना आपका क्रिया हो जाएगा। सेब खिला रहे, क्या खिला रहे? सेब, तो ये मुख्य कर्म हो जाएगा। किसको खिला रहे हैं? बच्चों को, तो गौण कर्म हो जाएगा। एक कर्म ये आपका हो गया, एक हो गया, तो दो कर्म हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? कि कर्मक क्रिया। यानी गौण कर्म किसके बाद आता है? मुख्य कर्म के सीधे पहले आता है। गौण कर्म मुख्य कर्म के पहले आता है। चलिए आगे जाते हैं। दादाजी पक्षियों को दाना दे रहे हैं, तो दादाजी आपका हो जाएगा कर्ता, दाना दे रहे हैं आपका क्रिया हो जाएगा। क्या दे रहे हैं? दाना, ये आपका मुख्य कर्म हो जाएगा। किसको दे रहे हैं? पक्षियों को, ये गौण कर्म हो जाएगा। इसमें भी एक कर्म ये है, एक कर्म ये है, ये हो जाएगा ये कर्मक क्रिया। और सीधे क्रिया का प्रभाव मुख्य कर्म पर पड़ता है, पहले गौण गौण कर्म पर नहीं पड़ता है। ये कर्मक क्रिया में सीधे क्रिया का प्रभाव मुख्य कर्म पर पड़ता है, उसके बाद फिर गौण कर्म पर पड़ता है। और मुख्य गौण कर्म हमेशा जो है मुख्य कर्म के पहले आते हैं। सेब आपका मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म पहले क्या है? बच्चे को, ये आपका गौण कर्म होगा। तो इसमें द्विकर्मक होता है, तो कर्मक से ज्यादा भी होते हैं तो उसको बहुकर्मक भी कहते हैं। तो उससे ज्यादा हो जाए तो बहुकर्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आप जानते रहें, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के जो 6 भेद हैं: सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। आप जानते रहें, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, है ना? तो सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। और दो जो है, 2 भेद और होते हैं, तो 8 हो जाएंगे। हो जाता है सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया आप जानते रहें। तो ये दो और हो गए, तो कितने हो गए? 6 2 8 हो जाएंगे। तो सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया आप जानते रहें। और सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। 2 भेद और हो गए, तो कुल कितने हो गए? 6 + 2 बराबर 8 भेद हो। सामान्य क्रिया ये भी प्रयोग के आधार पर ही आते हैं। सहायक और सजातीय किसके आधार पर हैं? प्रयोग के आधार पर। तीन आपके प्रयोग के आधार पर आते हैं। सामान्य क्रिया भी प्रयोग के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए।